इसको चार्ज करना पड़ता। और मैंने इनको कल ही चार्ज किया, मेरे दिमाग में चला था कि चार्ज तो है फुल, और मैंने इसको रात को ऑन ही छोड़ दिया। ऑन छोड़ दिया तो इसका चार्ज डिस्चार्ज हो गया है, इसलिए मुझे इसको थोड़ा सा चार्ज करना पड़ा। तो मैंने आपकी 2-3 मिनट क्लास लेट करवा दी। मुझे लग रहा है कि अपनी क्लास तो हो जानी चाहिए, इसमें इतनी बैटरी तो है, करवा देगा अपनी क्लास तो करवा देगा। चलो भाई, गुड मॉर्निंग। सुरेश कुमार, ऋषु यादव, संजय, उसके बाद है अमन कुमार, प्रहलाद कुमार, प्रियंका, आकांक्षा गुप्ता, और एक है राहुल गरोडिया यानी आप तो मुझे लगता है महाराष्ट्र के होंगे। चलिए, क्लास चल रही है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? क्लास ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर आ रहा है? तो अपनी आज की क्लास स्टार्ट की जाए। बिट्टू कुमार, शिव कुमार, विकास कुमार, सुरेश कुमार, आज तो बहुत बच्चे लाइव आ गए। हाँ, कभी कभी बच्चे कम आते हैं, कभी कभी लाइव ज्यादा आ जाते हैं। चलो भाई, अपनी मोहम्मद इमरान भी आ चुके हैं लाइव। आइए फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। ऐसा कोई बच्चा है जिसकी आज पहली क्लास हो? पहली क्लास इन द सेंस कि नया बैच ज्वाइन किया हो, क्योंकि करते हैं ना बच्चे 15-20 दिन तक बाद तक भी एडमिशन लेते रहते हैं। तो बच्चा पुरानी क्लास अपनी पढ़ के आ जाना। वैसे आज की क्लास ही पढ़ लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने चैप्टर कल ही स्टार्ट किया था, ह्यूमन ब्लड। आपको याद होगा मैंने कहा था सर्कुलेटरी सिस्टम में 2 मेजर पार्ट पढ़ने हैं हमें। कौन कौन से? परिसंचरण तंत्र के अंदर हम ह्यूमन हार्ट और ह्यूमन ब्लड पढ़ेंगे। ह्यूमन हार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। छोटी मोटी चीजें मैंने जानबूझ के छोड़ी है। क्यों? क्योंकि बच्चा मैं उसको ब्लड करवा दूंगी तो उसके बाद आपको समझ में आएगा। आपको नहीं पता है मैंने क्या छोड़ रखा अभी ह्यूमन हार्ट में, लेकिन जब ह्यूमन ब्लड पढ़ाऊंगी तब आपको वो समझ में आएगा, पहले वो समझ में भी नहीं आ सकता। इसलिए अब हम पढ़ेंगे आज ह्यूमन ब्लड। और ह्यूमन ब्लड सब ठीक है ना? साउंड वगैरह ओके ओके ओके, गुड 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 गुड। ओके, आइए हम पढ़ रहे थे ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त। देखो हमने थोड़ा सा रिवाइज कर ले कल की क्लास का। मैंने कहा था ब्लड के बारे में जब स्टडी करते हैं तो बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच बन जाती है? वो हिमेटोलॉजी बन जाती है। और जो ब्लड स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, यानी कि आपने सुना होगा फलाना इंसान के खून का पानी बन रहा है, उसके खून में ग्लूकोज ज्यादा हो गया, उसके खून का पीएच वैल्यू गड़बड़ा गया, तो हम जिस डॉक्टर के पास जाते हैं उनको हम हिमेटोलॉजिस्ट कहते हैं। उसके बाद मैंने पढ़ाया था आपको कि जो ब्लड होता है वो हमारे बॉडी का कितना % होना चाहिए। ऐसा माना गया है कि आपका जो टोटल बॉडी वेट है उसका 7 से 8% होना चाहिए। अब ऑप्शन में ना रेंज में आएगा तो 7 से 8 आएगा, वरना ऑप्शन में ना 7% ज्यादा आता है। ठीक है, कि कुल वजन का कितना % ब्लड होना चाहिए, तो आप ऑप्शन में 7% वाले को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। 7% आपके बॉडी वेट का क्या होता है? ब्लड होना चाहिए, अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो। उसके बाद हमने पढ़ा था कि हमारे बॉडी में 2 टाइप का ब्लड होता है। नहीं पढ़ा था तो सुन लो, आपको याद होगा हमारे बॉडी में एक ऐसा ब्लड है, एक ऐसा खून है जिसके अंदर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। याद होगा आपको, है ना? ऐसा खून जिसके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है, ऑक्सीजन गैस ज्यादा है, अदर गैसेस बहुत कम है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आपको याद होगा इसी ब्लड को हमने ऑक्सीजनेटेड या प्योर ब्लड का नाम दिया था। या बच्चों इसको ना ऑक्सी ब्लड भी कहा जाता है, यानी ऑक्सीजन वाला। दूसरा ब्लड ऐसा होता है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड वाले को इम्प्योर या कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड भी कहते हैं। इम्प्योर ब्लड। प्योर ब्लड हमेशा जिसमें ऑक्सीजन होगा वो हमेशा रेड कलर का दिखेगा, और ये हमने पढ़ा था कि ब्लू कलर का दिख सकता है या उसके बाद वो ब्लैक कलर का भी हो सकता है। इसीलिए डेड बॉडी, जब आप देखते हो किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज हो जाता है, और ऑक्सीजन कम कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, इसलिए डेड बॉडी नीली पड़ जाती है। नीली पड़ के वो काली पड़ना शुरू हो जाती है। राइट, अब नेक्स्ट पॉइंट में बात जो आती है वो ये आती है, कल हमने ये पढ़ा था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है, मीजोडर्मल ऑर्गन मानते हैं हम ब्लड को, क्योंकि ब्लड का ओरिजिन कहां से हुआ है? मीजोडर्म लेयर से हुआ है। ये सब हम कल की क्लास में पढ़ चुके थे। अब बात ये आती है, नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि हमारा ब्लड है वो किस कलर का है? वो रेड कलर का है। लाल रंग का खून है हम सबका, कोई ऐसा भाई बंधु तो नहीं है जिसका सफेद है या काला है या पीला है, हम सबका रेड कलर है। अब क्वेश्चन आता है कि हमारे ब्लड में ऐसा क्या होता है? बच्चों एक बात हमेशा याद रखना, हमारे बॉडी में जब भी कहीं कलर की बात होगी तो इन कलर को कौन देता है? कलर के पीछे होते हैं कुछ पिगमेंट्स। क्या होते हैं? कुछ पिगमेंट्स होते हैं। यही पिगमेंट हर एक कलर देते हैं। जैसे आपके बालों का कलर है ना, इसके लिए कोई पिगमेंट होगा।
आपकी आंखों का कलर है ये, उसके लिए कोई पिगमेंट होगा, आपकी स्किन के कलर के लिए कोई पिगमेंट होगा। हर कलर जहां जहां हमारे बॉडी में होता है उसके पीछे कौन, आप बताओ कि बच्चा, पिगमेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये पिगमेंट्स हिंदी में इनको वर्णक के नाम से जानते हैं। तो खून भी लाल है तो लाल कलर के पीछे कोई ना कोई पिगमेंट होगा। तो हमारी बॉडी में खून को रेड कलर देने वाला पिगमेंट हीमोग्लोबिन होता है। कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन होता है। और शॉर्ट फॉर्म में ना इसको कभी कभी HB लिखा हुआ मिलता है। हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा ब्लड जो है वो लाल कलर का होता है। अब बच्चों, हीमोग्लोबिन में क्या है उसको जरा ध्यान से समझने की कोशिश करो, ठीक है। ALP के लिए बहुत सफिशिएंट होगा, पवन टैगोर जी। हीमोग्लोबिन में ऐसा क्या होता है, यहां से क्वेश्चन बनेगा। ये हीमोग्लोबिन दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। एक शब्द है यहां पर हिम, हिम कौन सा शब्द? हिम। और दूसरा है ग्लोबिन। दो शब्दों से मिलकर आपका हीमोग्लोबिन बना। बच्चा, ये जो ग्लोबिन है ये एक प्रोटीन है। ये क्या है? एक प्रोटीन है। ये कॉम्प्लेक्स टाइप की प्रोटीन होती है। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, यानी कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोटीन है। इसकी स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। ग्लोबिन हमारे खून में, हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन लगा हुआ है दैट इज प्रोटीन। ये जो हिम है, ये हिम क्या होता है? ये आयरन कंपाउंड होता है। ये क्या होता है? आयरन कंपाउंड होता है। लोहे से बना हुआ यौगिक होता है। लिख लो, लोहे से बना हुआ यौगिक होता है। बना हुआ यौगिक होता है बच्चों, ये बात याद रखिएगा। इसलिए तो हम कहते हैं हमारे खून में आयरन होता है। फलाना इंसान के बॉडी में खून में आयरन की कमी हो गई तो हम आयरन भी चढ़ाते हैं बाहर से। जैसे लड़कियां जब प्रेग्नेंट होती हैं या उनकी जब डिलीवरी होती है तो उनका खून निकल जाता है बहुत सारा बाहर, जब वो बच्चे को जन्म देती हैं तो उस समय उनके बॉडी में आयरन या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, तो फिर उनको बाहर से चढ़ाया जाता है। तो हमारी बॉडी में आयरन कंपाउंड है, इसीलिए हम कहते हैं पालक खाओ, पालक से आयरन मिलता है। अब बात ये आती है कि मैम ये आयरन या ये हिम वाला पार्ट है, ये हमारे ब्लड को कैसा कलर देता है? लाल। कैसे देता है लाल कलर? अब इसका मतलब ये नहीं लोहा है, ठीक है, लोहा नहीं है, ये मिनरल की फॉर्म में है, ये खनिज तत्व की फॉर्म में है आयरन। आपने देखा होगा कि लोहे पर जब जंग लग जाता है तो जंग किस कलर का हो जाता है? कुछ रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, लाल भूरे रंग का हो जाता है। और जंग किस गैस की प्रेजेंस से लगता है? ऑक्सीजन। जब लोहे को पानी और नमी और ऑक्सीजन मिल जाए तो उस लोहे का ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसके कारण लोहे पे जंग लग जाता है। और जंग लगने के बाद लोहे का लाल भूरा रंग हो जाता है। ठीक ऐसे ही आप सेब को काटते हो, सेब को काटते हो ना चाकू से, तो चाकू में क्या होता है? आयरन। और थोड़ी देर के बाद आप उस कटे हुए सेब को देखते हो तो वो लाल से कलर का पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि सेब के अंदर, आप बताओगे बच्चा, आयरन है और वो आयरन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाता है तो उस आयरन का ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसीलिए वो सेब भी लाल भूरे रंग का पड़ जाता है। आपने देखा होगा, अक्सर सेब काटते हो, नहीं तो अपने घर में एक्सपेरिमेंट करके आप देख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही मैं ये कहना चाहती हूं कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन। और इसी ऑक्सीजन की वजह से इस आयरन का ऑक्सीडेशन हो जाता है और हमारा खून किस कलर का दिखता है? लाल कलर का दिखता है। तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हमारे खून का लाल कलर किस पिगमेंट की वजह से है, तब आपका आंसर क्या होगा? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में आयरन कंपाउंड कौन सा है? आपका आंसर होगा हिम। हीमोग्लोबिन में प्रोटीन कौन सी है? ग्लोबिन। और हमारे बॉडी में कौन सा मिनरल है जो हमारे खून को लाल कलर देता है? दैट इज आयरन। आयरन। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, आपको उनको सही लगाना है। तो हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारे बॉडी में जो खून है वो आपको लाल दिखता है। अब हीमोग्लोबिन में हिम होता है, वो आयरन कंपाउंड होता है, और यही आयरन जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसकी वजह से आपको खून लाल दिखता है, लाल दिखता है। ठीक है, अब बात ही आती है मैम ये हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, है ना। आप देखते हैं ना कि फलाना इंसान में हीमोग्लोबिन की इतनी यूनिट आई, फलाना इंसान में हीमोग्लोबिन की इतनी यूनिट आई, इतनी कम हो गई। या आपने सुना होगा कि आज मैं खून देकर आया हूं 1 यूनिट खून, ऐसा सुना होगा ना कभी ना कभी। तो आज इन्हीं सब चीजों पे बात कर लेते हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं खून होना कितना चाहिए। तो एक अडल्ट फीमेल है, फीमेल का मतलब है कोई महिला है, तो फीमेल बॉडी में कितना ब्लड होना चाहिए?
फीमेल में बच्चा होना चाहिए 4 से 4.5 लीटर, मतलब इतना तो होना ही होना चाहिए, इतना होना चाहिए। और अगर आप एक एडल्ट मेल हैं, लड़के हैं, तो लड़कों में बच्चा 4.5 से 5.5 लीटर खून होता है। और ऑन एन एवरेज मैंने कहा ना 5 लीटर तक खून अपने बॉडी में होना चाहिए। अब लड़कियों में लड़कों के कंपैरिजन में आधे से 1 लीटर खून कम होता है। ये देख रहे हो ना, आप मान लो आधा लीटर खून कम है लड़कियों में। ऐसा क्यों होता है, महिलाओं में खून कम क्यों होता है? शायद आप सब जानते होंगे, जब लड़कियों की प्यूबर्टी एज शुरू होती है, जब लड़कियों की किशोरावस्था शुरू होती है, उस समय से लड़कियों में मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट हो जाता है, उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल, उनका मासिक धर्म चक्र स्टार्ट हो जाता है। और हर महीने अंडा रिलीज होता है, जिसके साथ साथ लड़कियों के शरीर से मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत सारा खून बाहर निकल जाता है ना। हर महीने लड़कियों का जो 3 से 4 दिन के लिए मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, उसी फ्लो में खून बाहर निकल जाता है। इसीलिए महिलाओं में लड़कों के कंपैरिजन में आधे से 1 लीटर ब्लड कम होता है। ठीक है बच्चों, ये बात आप याद रखिएगा। और यहीं पर मैं आपको बता देना चाहती हूं, इसीलिए आपने देखा होगा कहीं पर भी ब्लड डोनेशन का कैंप लगा हुआ होता है, तो ब्लड डोनेशन के कैंप में आपको 50-60 लड़के दिखेंगे, तो वहां पर जाकर 1-2 लड़कियां दिखेंगी आपको, क्योंकि लड़के ज्यादातर खून ज्यादा डोनेट करते हैं। क्यों? क्योंकि लड़कों में थोड़ा खून ज्यादा है, और लड़कों के कंपैरिजन में लड़कियों में आधे से 1 लीटर ब्लड पहले ही कम है। क्यों? क्योंकि लड़कियों में हर महीने मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, और मेंस्ट्रुअल फ्लो में उनका खून बाहर निकल जाता है बॉडी से, इसीलिए लड़कों के कंपैरिजन में आधे से 1 लीटर खून उनमें कम होता है। और इसीलिए लड़के लड़कियों के कंपैरिजन में ज्यादातर आपको ब्लड डोनेट करते हुए पाए जाएंगे। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। ये बात होगी खून की क्वांटिटी की। अब खून में क्या है? खून में हीमोग्लोबिन है। अब हीमोग्लोबिन कितना आना चाहिए? तो जब मेल की बात करते हैं, तो मेल बॉडी में हीमोग्लोबिन की यूनिट 14 से 16, 14, 15 भी हो सकती है, 16 भी हो सकती है, 17 भी आ सकती है, इतनी यूनिट आनी चाहिए हीमोग्लोबिन की, इतनी यूनिट आनी चाहिए। वैसे ये यूनिट में बोल रहे हैं, और ये कितना? तो 14 से 16 आप लिख सकते हो ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड, यानी कि 1 डेसीलीटर में कितना ऑन एन एवरेज 14 से 16 ग्राम होना चाहिए लड़कों में हीमोग्लोबिन। जब लड़कियों की बात करते हैं, फीमेल बॉडी में बात करते हैं, तो फीमेल बॉडी में ये 12 से 14 यूनिट मान लिया जाता है हीमोग्लोबिन का, कि इतना आना चाहिए लड़कियों में, 12 से 14 ग्राम पर डीएल ऑफ ब्लड, इतना आना चाहिए। तो यूनिट का मतलब यही होता है। आपने सुना होगा कि मेरे में यार हीमोग्लोबिन की 3 यूनिट ज्यादा आ रही हैं, तो क्यों ना मैं डोनेट कर दूं, किसी की जान बचा लूं मैं, है ना। तो वो यूनिट का मतलब यही होता है। और अगर आपने 1 यूनिट खून किसी को दिया है, तो इसका मतलब आपने 300 से 350 ml ब्लड किसी को डोनेट किया है। बोलते हैं ना, फलाना इंसान को मैं 1 यूनिट खून दे के आया हूं, किसी की मैंने जान बचाई 4 यूनिट खून देके। तो 1 यूनिट में डॉक्टर कितना खून निकालता है आपका? मतलब इतना सा। कुछ कुछ डॉक्टर 250, वो मतलब डिपेंड करता है सामने वाले की रिक्वायरमेंट कितनी है, लेकिन हम बात करते हैं ना 1 यूनिट की, तो लगभग इतना सा खून आपका वो निकालता है आपके बॉडी से, लगभग इतना सा खून आपका निकालता है, राइट। तो ये हीमोग्लोबिन यूनिट की बात होगी कि हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन है और हीमोग्लोबिन इतना होना चाहिए। और जब हीमोग्लोबिन की बात करते हैं, तो लड़कियों में हीमोग्लोबिन की यूनिट थोड़ी कम होती है, इसलिए लड़कियों में खून की कमी जल्दी हो जाती है, इसलिए लड़कियों के अंदर खून की कमी जल्दी हो जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट बात आता है, जैसे हमारे बॉडी में खून का लाल कलर है, और लाल कलर किसने दिया? हीमोग्लोबिन ने। ठीक है, ऐसे ही 2 एक्सेप्शन है, ये क्वेश्चन बना के लिख लेना, नोट डाउन कर लेना, ठीक है, एग्जाम में आता है यहां से। क्या आपने कभी कॉकरोच को देखा होगा? अगर नहीं देखा है तो अभी देख लेना। कॉकरोच लड़कियों का दोस्त है ना, तिल चट्टा, जिसको हम हिंदी में तिल चट्टा कहते हैं। कॉकरोच का जो खून होता है वो आपको सफेद कलर का दिखेगा, व्हाइट कलर का दिखेगा। मारना नहीं, जीव हत्या बहुत गलत चीज होती है, ठीक है। तो व्हाइट कलर का होता है, मारने की जरूरत ही नहीं, कॉकरोच को उल्टा पटकना और ध्यान से देखना, आपको दिखेगा सफेद से कलर का चीज ऐसे ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है। जब बात करते हैं बच्चा कॉकरोच का ब्लड व्हाइट कलर का क्यों है? क्योंकि उस ब्लड के अंदर हीमोलिम्फ नाम का पिगमेंट होता है। जैसे हम लोगों में क्या था? हीमोग्लोबिन था, तो कॉकरोच में होता है हीमोलिम्फ। और लिम्फ जब जब आएगा ना बच्चा, वहां पर सफेद ही कलर होगा। तो कॉकरोच के अंदर हीमोलिम्फ पिगमेंट है, इसलिए कॉकरोच का खून सफेद कलर का हो गया।
अब नेक्स्ट ऑक्टोपस। ऑक्टोपस आपने देखा होगा, 8 हाथ होते हैं उसके, भूतिया मछली बोलते हैं इसको। ऑक्टोपस हो गया, प्रॉन्स हो गए, प्रॉन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं झींगा, झींगा, ऑक्टोपस, चाइनीज वाइनीज लोग खूब खाते हैं इनको। इनका खून जब आप देखोगे ना तो इनका खून आपको नीले रंग का दिखेगा। कैसा? नीले कलर का। और नीले रंग का खून क्यों है? क्योंकि इनके खून में हीमोसाइनिन नाम का पिगमेंट पाया जाता है। और ये जो साइनिन होता है ना, इसमें कोबाल्ट मेटल होती है। कौन सी धातु? कोबाल्ट धातु होती है। और जैसे हमारे खून में आयरन था तो आयरन ने लाल कलर दिया, ऐसे इनके खून में कोबाल्ट है तो इस कोबाल्ट ने कैसा कलर दे दिया? ब्लू कलर दे दिया। तो अक्सर ये क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है, एग्जाम क्वेश्चन। एक बच्चा क्वेश्चन कर रहा है, मैम जानवरों का ब्लड इंसानों को भी चढ़ा सकते हैं क्या? नान 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 नान, हमारा ब्लड ग्रुप अलग है, जानवरों का अलग है, एंटीजन एंटीबॉडी अलग हो जाएंगे, मर जाओगे भैया। कभी सुना है कि गाय का खून इंसान को चढ़ा दिया? नहीं 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 नहीं, ठीक है। मैम लड़कियों की दोस्त क्यों कहती है कॉकरोच को? लड़कियों को ज्यादा ही प्यार होता है कॉकरोच से, कि इतना प्यार होता है कि उसको देखकर वो दूसरे कमरे में भाग जाती है, उछलने लग जाती है, बेड पे चढ़ जाती है, उठ के उछल के, इतना डरती है। इसलिए मैं कहती हूँ मैम नोट्स में 16 से 18, फीमेल में 10 से 12। हाँ मैंने कहा ना, देखो लड़कियों में 10 से 12, 10 यूनिट तक है। ये ना यूनिट मैं ऑन एन एवरेज लिखवा रही हूँ, इस बात को सुनने की कोशिश करना। 10 यूनिट तक भी है तो चल जाएगा लड़कियों का काम, लेकिन 10 से कम आ रही है, 8 आ रही है, 7 आ रही है यूनिट, तो भाई उसको खून चढ़ाने की जरूरत है, उसे हीमोग्लोबिन की जरूरत है। और किसी लड़के में इतनी आ रही है तो ठीक है, लेकिन अब 17 भी आ सकती है लड़के में, 18 भी आ सकती है लड़के में, तब क्या होगा? तब वो ज्यादा है उसके अंदर, तो वो खून डोनेट कर सकता है, किसी को जरूरत है उसको दे सकता है। ठीक है बच्चा, मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया होगा। मोहम्मद इमरान, तो ये दोनों पिगमेंट भी याद रखिएगा, हीमोलिम्फ किस में होता है, हीमोसाइनिन किस में होता है, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आ जाता है। अब ये बात होगी मैम खून क्या होता है, किस कलर का दिखता है, किसका खून कैसा दिखता है। बात ये आती है कि मैम जो खून होता है वो हमारे बॉडी में बनता कहाँ है। क्वेश्चन ये आ रहा होगा दिमाग में कि ये 5 से 6 लीटर खून कहाँ बनता है। जब खून के फॉर्मेशन की बात करते हैं कि खून कहाँ पे बनता है, खून का निर्माण कहाँ हुआ, तो बच्चों ब्लड बनता है बोन मैरोज में। खून जो है वो बोन मैरो में बनता है, और बोन मैरो को हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा। अब ये बोन मैरो क्या होती है? बोन का मतलब तो हड्डी होती है। आप जानते हैं हमारी हड्डियां अंदर से खोखली होती है। आपने कभी हड्डी देखी है? इस तरीके से एक हड्डी होगी, वो अंदर से खोखली होती हैं, उनके अंदर ऐसे खाली जगह पड़ी हुई होती है, एम्प्टी स्पेस पड़ा हुआ है, और इसी खाली जगह को बोन मैरो कहते हैं। यहीं पे खून बनता है। खून के अंदर जितनी भी सारी चीजें हैं वो सब यही बनती हैं। आपको खून में हीमोग्लोबिन है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स, सब कुछ यही बनता है, सारी चीजें यही बनती हैं। तो हमारे बॉडी में जो लंबी लंबी हड्डियां होती हैं उनके बीच में बोन मैरो लंबा लंबा होता है, और उन्हीं में ही क्या बनता है? उन्हीं में ही खून बनता है। अब बच्चों हमारे बॉडी में टोटल 206 हड्डियां होती हैं। अब 206 में से कुछ कुछ तो बहुत छोटी होती हैं, जैसे कान में इतनी हड्डियां होती हैं, ये हाथ में देखो इस उंगली में 3 हड्डी है, तो कितनी छोटी है। जब ये छोटी है तो इनमें बोन मैरो भी छोटा होगा, जगह कम होगी, तो इन छोटे छोटे हड्डियों में खून नहीं बनता है। तो लंबी लंबी हड्डियां होती है ना, जैसे ये रही लंबी, ये रही लंबी, ये रही लंबी, ये टांगों वाली लंबी, तो लंबी लंबी हड्डियों में ज्यादा बड़ा बोन मैरो होता है, तो वहीं पर ज्यादा खून बनता है। अप्रोक्स ऐसा माना जाता है 150 से 180 हड्डियां ऐसी होती हैं जिनमें बहुत बढ़िया तरीके से खून बनता है। तो बोन मैरो क्या होता है? बोन मैरो हड्डियों के बीच में जो एम्प्टी स्पेस पड़ा है, जो खाली जगह पड़ी है, उसको बोन मैरो कहते हैं। आपने सुना होगा कि सलमान खान ने एक बार किसी लड़की को अपना बोन मैरो दिया था। बोन मैरो का मतलब ये नहीं है कि हड्डी उठा के उसने किसी बच्ची को दे दी, उसकी जान बचा ली। देखो किसी इंसान का बोन मैरो खराब हो गया तो उसमें खून ढंग से नहीं बन रहा है, तो उसमें खून की कमी आएगी। तो आजकल क्या करने लगे? बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन करने लग गए। तो क्या करते हैं, यहां पर बोन मैरो में जो लिक्विड पार्ट है जिससे खून बनता है,
इसको उठा के सामने वाले के ब्लड ग्रुप से मैच करते हैं। अगर मैच हो गया तो इस लिक्विड पार्ट को सामने वाले की बोन मैरो के अंदर डाल देते हैं और इसे कहते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। तो अक्सर बच्चों को लगता है कि किसी ने बोला है कि किसी का बोन मैरो किसी को दे देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी हड्डी निकाल के किसी और में लगा दी। भाई वो कैसे काम करेगा, उसकी हड्डी निकाल दी? हड्डी नहीं, बोन मैरो के अंदर जो लिक्विड पार्ट पड़ा है जहां से खून बनता है उसको उठा के डाल देते हैं सामने वाले की बोन मैरो में। इसे बोलते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन किया है। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं हम सब लोगों में खून कहां बनता है? हमारे बोन मैरो में। लेकिन आपने देखा होगा छोटा बच्चा बहुत छोटा होता है, उसमें तो इतना सा बच्चा, जब बच्चे का जन्म होता है इतना सा होता है और उसमें तो हड्डियां बहुत छोटी छोटी होती है, और जब बच्चा मां के पेट में है तब तो उसमें बिल्कुल भी छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, वो मजबूत भी नहीं होती हैं। तो उस बच्चे में खून कहां बनता है? तो बच्चा ये क्वेश्चन अक्सर पीसीएस के एग्जाम में आता है कि एम्ब्रियोनिक कंडीशन, एम्ब्रियोनिक का मतलब है जब बच्चा भ्रूणीय अवस्था में है, बच्चा भ्रूण है, मां के पेट में है, मां के वोम में है, गर्भाशय में है, उस समय उसमें खून कहां बनता है? तो आपको बताना है। तब उसके लीवर के पास स्पेस होता है, उसके यकृत में ब्लड का फॉर्मेशन होता है, उसके लीवर में खून बनता है। ये क्वेश्चन अच्छे से याद रखिएगा कि जब बच्चा छोटा है, अभी जन्म हुआ है या मां के पेट में, तब उसके लीवर में बनता है। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होएगा तो बच्चे की हड्डियां मजबूत होती जाएंगी, लंबी होती जाएंगी, उनकी ग्रोथ हो जाएगी, फिर हमारी तरह उनमें भी खून कहां बनेगा? उनके बोन मैरो में बनेगा। तो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, या बोल दे यहां पर कि जो फीटस होता है, फीटस का मतलब होता है छोटा बच्चा, शिशु, उसमें खून कहां बनता है? तो उसके लीवर में। और लीवर भी अगर ढंग से नहीं काम कर रहा है तो एक ऑर्गन होता है स्प्लीन, आगे पढ़ाएंगे आपको, जिसको हिंदी में प्लीहा कहते हैं, उसमें भी थोड़ा बहुत बन सकता है, थोड़ा बहुत बन सकता है, लेकिन ज्यादा लीवर में ही बनता है, लीवर में ही बनता है, यकृत में ही बनता है। ठीक है, चलो अब बात आई आती है, एक बच्चा कह रहे मैम खून कैसे बनता है? भाई आप जो खाना वाना खाते हो उस सब में जो न्यूट्रिशन होते हैं वो खून बनाते हैं। जैसे आपने सुना होगा अनार ज्यादा खाओ खून की कमी है, तो पालक ज्यादा खाओ, हरी सब्जियां ज्यादा खाओ, तो इन सबसे जाके खून आपका बनता है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है आपके बॉडी में जाके। ठीक है, जैसे आपकी सेल्स बनती हैं, टिश्यूज बनते हैं, आपके बाल की ग्रोथ होती रहती है, नाखून की ग्रोथ होती रहती है, वैसे खून भी बनता रहता है। बात आती है मैम कि ब्लड में होता क्या है, खून का कंपोजिशन क्या है, ह्यूमन ब्लड में क्या क्या पाया जाता है। हमारे खून में अगर आपने खून निकाल लिया उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा। उससे पहले मैं बता दूं हमारे ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है, ये भी क्वेश्चन आता है। खून का पीएच वैल्यू होता है 7.4, ये पॉइंट है 7.4। अब ब्लड का पीएच वैल्यू कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो खून का पानी बनना शुरू हो जाता है। आप जानते हैं 0 to 7 वैल्यू आती है तो वो एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। 7 से 14 के बीच में आता है तो वो बेसिक होता है, यानी क्षारीय होता है। तो हमारे खून का नेचर कैसे हो गया? आप कहेंगे बेसिक मीडियम में, एल्केलाइन नेचर का होता है। एल्केलाइन का मतलब होता है भस्मीय प्रकृति। एल्केलाइन का मतलब है कि ये हमारे ब्लड जो है वो बेसिक नेचर में है और साथ में ही इसमें सोल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये एल्कलाइन नेचर का होता है। और हमारा खून पानी में सोल्यूबल होता है, सोल्यूबल इन वाटर, लिख दीजिए, हमारा खून सोल्यूबल इन वाटर होता है, पानी में घुलनशील होता है। आप एक कटोरी पानी लो, उसके अंदर एक बूंद खून की डाल दो, वो उसके अंदर घुल जाता है। आपने खुद ने देखा होगा ये चीज, है ना? ठीक है, तो पानी के अंदर घुल रहा है, क्षारीय प्रकृति का है यानी बेसिक मीडियम का है, और इसमें सोल्ट्स प्रेजेंट है, आयंस प्रेजेंट है, इसलिए हमने इसको एल्कलाइन नेचर का बोल दिया। ये चखने में हल्का सा क्या होगा? सोल्टी होगा। खून को चखोगे तो आपको सोल्टी दिखेगा, वो नमकीन दिखेगा, नमकीन दिखेगा नहीं, सॉरी, टेस्ट में लगेगा। आप खून आप चखा होगा कभी ना कभी, लेकिन पता है कुछ लोगों की आदत होती है, उनको चोट लगी, खून निकल गया तो वो वापस ऐसे मुंह से पी लेते हैं उसको। ये मत करा करो। खून बॉडी से बाहर निकल गया, बाहर का टेम्परेचर अलग है, बाहर उसका पीएच वैल्यू चेंज हो गया, उसको आप पी रहे हो तो वो बॉडी में जाके नुकसान ही करेगा। ऐसे मत समझना कि मेरे में खून की कमी हो जाएगी तो पी लेता हूं इसको, ये खराब होती है, ये चीजें, ये सब मत करा करो। ठीक है, बात समझ में आ गई कि हमारे ब्लड का पीएच वैल्यू 7.4 है, और ब्लड का पीएच वैल्यू जब जब गड़बड़ाएगा तब तब आपके खून में कुछ ना कुछ इन्फेक्शन पाया जाएगा, खून का पानी बनना, क्योंकि ब्लड का पीएच वैल्यू है तो कम होगा तो एसिडिक नेचर ज्यादा हो गया।
ज्यादा हो गया तो बेसिक नेचर ज्यादा हो गया, इसलिए खून का पीएच वैल्यू इतना ही आना चाहिए। इसलिए ब्लड बैंक में भी हम खून के पीएच को, खून के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, अब बात आती है मैम खून में होता क्या क्या है। क्या क्या होता है, मैं आपको एक फोटो दिखाती हूँ। इस फोटो से आप समझने की कोशिश करना कि हमारे खून में क्या क्या होता है। ये आपकी ब्लड वेसल है। मैंने बता दिया भाई खून किस में रहता है, हमारे ब्लड वेसल्स में, रक्त वाहिकाओं में रहता है। ये ब्लड वेसल फट गई तो खून निकल गया। अब खून में आपको क्या क्या दिख रहा है, तो खून के अंदर एक इस तरीके से अंडाकार या पेड़े की जैसी शेप की जो सेल्स दिख रही हैं, इनको हम आरबीसी कहते हैं, इनको हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। दूसरी आपको ये दिख रही है ना कुछ पर्पल से कलर की, ये डब्ल्यूबीसी होती है। डब्ल्यूबीसी का एक टाइप है जिसको पर्पल कलर का दिखा रखा है, वैसे डब्ल्यूबीसी ट्रांसपेरेंट या व्हाइट कलर की दिखती है। तीसरी यहां पर कहीं ना कहीं दिखा रखी होंगी, ये रही प्लेटलेट्स, ये होती है प्लेटलेट्स। और खून में जो लिक्विडिटी होती है, जो लिक्विड पार्ट होता है खून का, उसको प्लाज्मा कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, प्लाज्मा कहा जाता है। तो याद रखेंगे हमारे खून में ये चीजें होती हैं, ये हम पढ़ लेते हैं। अभी हम लिख लेते हैं कि खून के अंदर खून का कंपोजिशन दो टाइप से होता है। एक ब्लड का लिक्विड पार्ट, ब्लड में लिक्विडिटी होती है। अगर लिक्विडिटी नहीं होती तो आपका अगर खून निकला तो वो खून कभी धरती पे फैलता नहीं, वो जम जाता। अगर सॉलिड स्टेट में होता है तो, सॉलिड स्टेट में होता तो चोट लगने पे खून बाहर ही नहीं निकलता। पीएच वैल्यू बढ़ेगा तो बेसिक नेचर बढ़ जाएगा, बेसिक नेचर बढ़ने से खून में पानी का क्वांटिटी ज्यादा हो जाता है, आयन इम्बैलेंस हो जाते हैं खून के अंदर, इन्फेक्शन डब्ल्यूबीसी बढ़ जाती है। पवन टैगोर जी, ठीक है। लिक्विड पार्ट एक ब्लड का, और दूसरी तरफ होती है ब्लड सेल्स। हमारे खून में दो तरीके की चीजें होती हैं। एक रक्त की कोशिकाएं, खून मैंने कहा था कल की क्लास में, ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। टिश्यू है खून, टिश्यू का मतलब खून के अंदर क्या होंगी, ग्रुप ऑफ सेल्स होगा। भाई टिश्यू हम किसको बोलते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं। ठीक है, अच्छा हड्डी से निकलता कैसे खून, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो ये हड्डी है, इस हड्डी में यहाँ पे बोन मैरो है, इसमें खून बना। हड्डियां पोरस होती हैं, क्या होती है, पोरस। पोरस का मतलब छिद्रित होती हैं। हड्डियों में ऐसे छेद होते हैं छोटे छोटे ऐसे, और इन्हीं छेद से बाहर क्या आता है, खून आता है। ठीक है बच्चा, हड्डियां पोरस होती हैं, हड्डियां छिद्रित होती हैं ताकि उन हड्डियों से बाहर खून आ पाए। ओके, ऐसे आता है खून बाहर। तो ब्लड के अंदर लिक्विड पार्ट है और ब्लड के अंदर कुछ सेल्स हैं जिनको हम ब्लड सेल्स कहते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्लड में कितने टाइप की सेल्स होती हैं। ब्लड में 3 टाइप की सेल्स होती हैं। नंबर 1 पे आरबीसी, फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाएं। हिंदी मीडियम वाला बच्चा लिख लो, लाल रक्त कोशिकाएं या लाल रक्त कणिकाएं। इनको इंग्लिश में रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कैप्सूल्स भी कहते हैं। लाल रक्त कोशिकाएं या लाल रक्त कणिकाएं। दूसरी लिखो WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, सफेद रक्त कोशिका। WBC का फुल फॉर्म लिखो, व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, सफेद रक्त कोशिकाएं, ऐसा लगा देना सेल्स। और तीसरी आती है जिनको हम कहते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। 3 नंबर पे जो आती हैं उनको हम ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं, हिंदी में हम रक्त बिंबाणु कहते हैं। तो हमारे खून के अंदर 3 टाइप के सेल्स हैं, आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स, WBCs व्हाइट ब्लड सेल्स, ब्लड प्लेटलेट्स रक्त बिंबाणु। ये जो होती है तीनों, ये ब्लड सेल्स 45% में होती है। 100 में से 45% ये ले गई, और बाकी का जो बचा 55% वो ब्लड का लिक्विड पार्ट है, वो खून का तरल पदार्थ है। और हमारे ब्लड के लिक्विड पार्ट को हम नाम देते हैं प्लाज्मा। सबने सुना होगा कि जब कोरोना बहुत ज्यादा पीक पे था तो लोगों को क्या चाहिए था, लोगों को प्लाज्मा चाहिए था। और हमारे देश में पहला प्लाज्मा डोनेशन का बैंक, जैसे ब्लड बैंक है वैसे प्लाज्मा बैंक बनाया गया था दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में पहला प्लाज्मा बैंक भी बनवाया था। ये बात शायद आपने सुनी होगी। बात समझ में आ गई मेरी, कि हमारे ब्लड का जो तरल पदार्थ है जिसकी वजह से हमारे खून में लिक्विडिटी है, जो 55% में है, उसको हम प्लाज्मा कहते हैं।
अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे हमने प्लाज्मा कभी देखा नहीं। आप देख नहीं सकते हो प्लाज्मा। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा खून के अंदर मिला हुआ होता है और खून हमें लाल कलर का दिखता है, क्योंकि खून में क्या होता है, हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से हमें खून लाल दिखता है। लेकिन अगर आपको प्लाज्मा देखना है तो प्लाज्मा फिल्ट्रेशन एक मशीन होती है। प्लाज्मा कैसे डोनेट किया था लोगों ने, देखो कैसे कि एक मशीन लगी, यहां पर आपका पहले एक सुई चुभो के आपका यहां से खून निकाला बाहर, खून निकाला, खून के अंदर प्लाज्मा घुला हुआ है, ये खून जाएगा एक मशीन के अंदर, उस मशीन के अंदर फिल्ट्रेशन लगे हुए होते हैं। तो वो मशीन क्या करती है, खून में से सिर्फ प्लाज्मा को अलग कर देगी, बाकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सब आपके अलग कर देगी, प्लाज्मा उधर की तरफ फेंक देगी और खून वापस आपके बॉडी में आ जाता है। इस तरीके से लोगों ने अपना प्लाज्मा दे दे के कोरोना के समय बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी। अब मैम प्लाज्मा में ऐसा क्या था, तो प्लाज्मा में थी एंटीबॉडीज, जिनकी वजह से कोरोना से फाइट कर पाए थे, जिनकी वजह से वो एंटीबॉडीज कोरोना वायरस को मार गिरा रही थी और जिसकी वजह से लोग बच पा रहे थे, लोगों की जान बच पा रही थी। ये हम बात थोड़ी देर के बाद करने वाले हैं। पहले मुझे ये बताओ कि हमारे बॉडी में खून है, उसमें प्लाज्मा कितने परसेंट में होता है, 55% में। प्लाज्मा कैसा पार्ट है, लिक्विड पार्ट है। इसका मतलब हम मैम ये कह दे कि मोटा मोटा हमारे खून में 4 चीजें हैं, बिल्कुल। क्या क्या? नंबर 1 पे प्लाज्मा, नंबर 2 पे आरबीसी, नंबर 3 पे डब्ल्यूबीसी एंड नंबर 4 पे ब्लड प्लेटलेट्स। इन 4 चीजों से आपका खून बना है और यही 4 चीजें हमें पढ़नी है। अब इन तीनों में से सबसे ज्यादा ये होती है, खून में अप्रोक्स 99% में आरबीसी सेल्स होती हैं और बाकी के 1% में ये तीनों सेल होती है। देखो इस 45 का 99% में आरबीसी है, ठीक है, ये तो 55 से इधर चला गया ना, 45% को आप 100 मान लो, तो 100 में से 99% आरबीसी है आपके खून में, बाकी 1% में डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स हैं। और यही 4 चीजों से आपका खून बना है बच्चों, और आपके खून में कुछ भी नहीं है। अब जरा लिखते हैं, नंबर 1 पे लिख लेना प्लाज्मा, नंबरिंग कर लेना, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो प्लाज्मा के बारे में पढ़ लिया जाए पहले, प्लाज्मा क्या होता है, क्या इसका काम होता है मैम, कैसा दिखता है हमें खून में, सब बातें कर लेते हैं। सबसे पहला, प्लाज्मा 55% में है और प्लाज्मा हमारे खून का लिक्विड पार्ट है। अब बताओ एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया क्या कि हमारे खून में लिक्विडिटी किसकी वजह से होती है, तो किसकी वजह से लिक्विडिटी है, प्लाज्मा की वजह से। अगर प्लाज्मा नहीं होता तो आपका खून जम जाता अंदर ही और आप मर जाते। तो लिक्विडिटी की वजह से हमारा खून प्लाज्मा की वजह से लिक्विड है। दूसरा, प्लाज्मा कैसे कलर का होगा, जब इसको खून से अलग कर लोगे तो आपको किस कलर का दिखेगा, तो प्लाज्मा आपको दिखेगा, प्लाज्मा को जो रंग दिखेगा वो आपको दिखेगा पेल येलो कलर, हल्के पीले रंग का कलर। पेल येलो का मतलब है हल्का पीला रंग, येलोइश कलर का दिखेगा प्लाज्मा। जब आपने इसको ब्लड से अलग कर लिया, यानी आरबीसी से अलग कर लिया, खून से अलग कर लिया, मतलब रेड कलर से अलग कर लिया, तो ये पीले कलर का दिखेगा। अब मैंने कहा था जब जब हमारे बॉडी में कोई भी कलर की बात होती है तो ये कलर कौन देता है, पिगमेंट्स। तो मैम ये येलो कलर वाला पिगमेंट कौन सा है, यानी कौन से पिगमेंट ने हमारे प्लाज्मा को येलो कलर दिया, तो इस पिगमेंट का नाम होता है बिलीरुबिन। क्या नाम होता है बच्चा, बिलीरुबिन। बिलीरुबिन नामक एक पिगमेंट होता है जिस पिगमेंट की वजह से हमारे प्लाज्मा का रंग येलो कलर होता है। और ये बिलीरुबिन कौन बनाता है, तो आपके लीवर भाई साहब। याद रखना लीवर बहुत सारे काम करता है, खूब सारे पढ़ाऊंगे आपको। लीवर खराब नहीं होना चाहिए, लीवर खराब मतलब आप भी खराब अल्टीमेटली। तो लीवर बहुत सारे काम करता है, देख लो शुरुआत हो गई है लीवर के फंक्शंस की। तो प्लाज्मा का हल्का पीला रंग जिस पिगमेंट की वजह से है, उस पिगमेंट को हम बिलीरुबिन के नाम से जानते हैं और वो पिगमेंट लीवर बनाता है, लीवर बना के प्लाज्मा को दे देता है, यानी खून में डाल देता है। बच्चों आपने देखा होगा एक बीमारी जॉइंडिस, जॉइंडिस बीमारी के बारे में आप सुने होंगे। पीलिया, पीलिया में क्या हो जाता है, आपके नाखून पीले पड़ जाते हैं, आपकी आंखें पीली पड़ जाती हैं, आपकी स्किन भी धीरे धीरे पीली पड़ने लग जाती है। जब ये बिलीरुबिन हमारे खून में ज्यादा हो जाए, बिलीरुबिन क्या हो जाए, ज्यादा एक्सेस हो जाए, तो इसी की वजह से हमें जॉइंडिस नामक खतरनाक बीमारी हो जाती है, हमें पीलिया हो जाता है।
आपका लीवर खराब हो गया, उसने इतना ज्यादा बिलीरुबिन बना दिया, उसे पता ही नहीं कितना बिलीरुबिन बनाना चाहिए, उसने बहुत ज्यादा बिलीरुबिन बना दिया और वो ज्यादा बिलीरुबिन आपके खून में आ गया और खून में क्या हो, पहले लाल कलर ज्यादा था लेकिन अब पीला कलर ज्यादा हो गया, तो यही पीला कलर आपके नाखून में दिखेगा, आपकी आंखों के ये व्हाइट वाली लेयर में पीलापन जम जाएगा, धीरे धीरे आपकी स्किन में भी पीलापन आ जाएगा और जब ज्यादा पीलापन आ गया मतलब ज्यादा बिलीरुबिन हो गया यानी कि हीमोग्लोबिन कम हो गया, हीमोग्लोबिन कम यानी ऑक्सीजन कम, और जिसकी वजह से आपको फिर आपके बॉडी में ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज होके आपको हार्ट अटैक जैसी खतरनाक बीमारी भी हो सकती है। इसको बोलते हैं पीलिया बिगड़ गया फलाने इंसान का, यानी कि पीलिया बहुत अलग लेवल पे चला गया, अब कोई इलाज नहीं है उसका। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है किस पिगमेंट के ज्यादा होने से जॉइंडिस हो जाता है, पीलिया हो जाता है, तो बिलीरुबिन, और बिलीरुबिन कौन बना रहा है, लीवर। तो भाई जॉइंडिस में कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होगा, जॉइंडिस जब होगा तो उसका कौन सा ऑर्गन खराब हो जाएगा, लीवर खराब हो जाएगा। ठीक है, चलो ये बात हो गई। अब बात ये करते हैं बच्चा कि बिलीरुबिन है बच्चा, बिलीवर्डिन आगे पढ़ाएंगे, वो ग्रीन कलर का होता है, वो बाइल जूस को ग्रीन कलर देता है मोहम्मद इमरान। अब आगे में चलो नोट से पढ़ के, ठीक है ना। अब बात करते हैं मैम प्लाज्मा का कंपोजिशन क्या होता है, क्या क्या चीजें होती हैं प्लाज्मा के अंदर। कोई आपसे पूछ ले कि प्लाज्मा के अंदर क्या है, खून के अंदर तो प्लाज्मा है लेकिन प्लाज्मा का संगठन कैसे बना, प्लाज्मा में क्या क्या घटक है, प्लाज्मा के अंदर क्या पाया जाता है। प्लाज्मा को जब देखोगे तो प्लाज्मा में 90 से 92% आपको पानी दिखेगा। हाँ जी मैम, हम पानी पीते हैं, हमारे बॉडी में 68 से 70% तो पानी है। तो उसी पानी में से प्लाज्मा के अंदर जब बात करते हैं तो प्लाज्मा में 90 से 92% पानी होता है। बाकी के 1 से 2% में प्लाज्मा में आयंस होते हैं। आयंस जैसे क्लोरीन हो गया, है ना, जैसे बाइकार्बोनेट आयंस भी होते हैं, लिख लेना, बाइकार्बोनेट आयंस भी होते हैं, बाइकार्बोनेट आयंस। और साथ में आयंस के साथ साथ में 1 से 2% में ग्लूकोज भी होता है। 1 से 2% में क्या होता है, ग्लूकोज भी होता है। और बाकी का जो परसेंट बचा है, 1 मिनट, ठीक है, तो हमारे प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% पानी हो गया, 1 से 2% में आयंस है। आयंस में आप कैल्शियम भी लिख सकते हो, मैग्नीशियम भी लिख सकते हो, क्लोरीन भी लिख सकते हो और बाइकार्बोनेट्स भी आयंस में लिख सकते हो। तो 1 से 2% में ग्लूकोज और आयंस हो गए। बाकी का जो परसेंट बचा है ना, जैसे अगर आपने इसको 90 माना, इसको 1 माना, तो कितना बच गया अभी, 9%। अगर इसको 92 माना और एक ये 3, तो 7 से 9% जो बचा आपका, उसमें होते हैं प्रोटीन्स, उसमें होते हैं प्रोटीन्स। तो ये प्लाज्मा का कंपोजिशन है, इस तरीके से प्लाज्मा में चीजें पाई जाती हैं। अब बात ये आती है कि मैम प्लाज्मा का काम क्या है। तो प्लाज्मा में पानी है, पानी के तो बहुत सारे काम है ना। पानी क्या क्या करता है, हमें इन्फेक्शन से बचाता है, हमारे बॉडी को डिहाइड्रेशन निर्जलीकरण से बचाता है, प्लाज्मा सर्कुलेशन में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, और ऐसे ही पानी हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए हेल्प करता है, सेल्स टिश्यूज की ग्रोथ करवाता है, पानी खून बनने में भी सहायक होता है। तो ये सब पानी के काम है। बात ये आती है मेन जो यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वो इसको स्टार करो, क्या कि प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं, यहां से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये है मेन, और प्लाज्मा में जो प्रोटीन्स होते हैं उनके काम बहुत जरूरी है। लिख लो कौन कौन से प्रोटीन है। पहला प्रोटीन थ्रोम्बीन, लिखिए थ्रोम्बीन पहला प्रोटीन। इसी के साथ दूसरा कॉमा लगा के लिख देना फिब्रिनोजन प्रोटीन। फिब्रिनोजन हिंदी में फाइब्रिनोजन लिखा जाएगा, फाइब्रिनोजन। तीसरा लिख दो प्रोथ्रोम्बीन, प्रोथ्रोम्बीन, प्रो लगा दो आगे, प्रोथ्रोम्बीन। कुछ तो ये प्रोटीन है। इन प्रोटीन तीनों को मैंने एक लाइन में क्यों लिखा भाई साहब, क्योंकि इन तीनों के फंक्शन एक जैसे हैं। आगे हम इनके काम लिखेंगे। दूसरा जो प्रोटीन होता है प्लाज्मा में, मतलब एक कैटेगरी ये बना दी। दूसरा है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। आपने सुना होगा एल्ब्यूमिन प्रोटीन अंडे में भी होता है, बिल्कुल होता है, और हमारे बॉडी में भी नेचुरल तरीके से एल्ब्यूमिन बनता है। ठीक है। तीसरा प्रोटीन होता है वो होता है ग्लोब्यूलिन।
ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, लिख लो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। ये कुछ प्रोटीन हैं जो हमारे प्लाज्मा में पाए जाते हैं। अब इनमें से आपको कोई भी प्रोटीन का नाम दे दिया और पूछ लिया कि ये हमारे बॉडी में कहां पे होते हैं, तो आप क्या कहोगे बच्चा? ये हमारे बॉडी में प्लाज्मा में होते हैं। और प्लाज्मा किसमें? खून। तो भाई ये खून में होते हैं, तो ऑप्शन में खून आएगा, ऑप्शन में प्लाज्मा आएगा, तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं इनके फंक्शन पे। प्रोटीन है तो कुछ काम करते होंगे, इनके जो काम है वही तो प्लाज्मा करेगा। भाई ये प्रोटीन किसमें है? प्लाज्मा में। तो जो ये प्रोटीन काम करते हैं वो प्लाज्मा के काम हो जाएंगे। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं प्लाज्मा के फंक्शंस क्या हैं, फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या क्या काम करता है, प्लाज्मा के क्या क्या काम है, तो यहां पर जो हम काम लिखेंगे वो प्लाज्मा के तो हो जाएंगे, क्योंकि ये किसमें है? ये प्लाज्मा में पाए जाते हैं। तो सबसे पहला जो ऊपर वाली लाइन में लिखे हैं हमने थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, ये प्रोटीन क्या करते हैं? ये प्रोटीन करवाते हैं ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का जमाते हैं। ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं। लिख लो, ऊपर वाली लाइन में जो प्रोटीन है ये रक्त का थक्का जमाते हैं। अब ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है? आपको चोट लग गई, चोट लगने से खून बाहर निकलता है, कुछ देर के बाद वो बाहर निकला हुआ खून रुक जाता है, यानी बाहर निकलना रुक जाता है। क्यों? क्योंकि जहां पे चोट लगी थी वहां पर ब्लड का क्लोट बन जाता है। इस तरीके से खून बाहर निकल रहा था, लेकिन फिर कुछ प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन के ने इस खून को यहीं जमा दिया, ये क्लोट हो गया खून का। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लोटिंग कैसे होता है प्रॉपर। ठीक है, तो उस क्लोटिंग में कुछ प्रोटीन हेल्प करते हैं जैसे थ्रोम्बिन, जैसे फाइब्रिनोजन, जैसे प्रोथ्रोम्बिन। अब आपसे पूछ ले प्लाज्मा क्या ब्लड का क्लोट करवा सकता है? आप कहोगे बिल्कुल, प्लाज्मा हेल्प करता है, प्लाज्मा का एक काम होता है ब्लड का क्लोट करवाना। ठीक है, नेक्स्ट एल्ब्यूमिन प्रोटीन क्या करता है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन करता है ऑस्मो रेगुलेशन। हमारे बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है आयंस प्लस मिनरल्स बैलेंस करने का काम करता है। आयंस और मिनरल्स को बैलेंस करने का काम करता है। यानी हमारे बॉडी में जितने भी आयंस होते हैं, जैसे आपने सुना होगा हमारे बॉडी में सोडियम आयंस होते हैं, कैल्शियम आयंस होते हैं, मैग्नीशियम आयंस होते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम सब हमारे बॉडी में होता है। हड्डियों में कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, दांतों में कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है ना। तो इन सबको बैलेंस करना, ना कम ना ज्यादा। तो अगर हमारे बॉडी का ऑस्मो रेगुलेशन बिगड़ गया तो बहुत सारे आयंस की कमी हो सकती है हमारे बॉडी में, जिससे हमारी हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, पतली हो सकती हैं। ऐसे ही आयरन के भी, आयरन भी क्या है? आयंस है, मिनरल है, तो उनको बैलेंस करने का काम, ये सब आयन बैलेंसिंग का काम या मिनरल्स बैलेंसिंग का काम, खनिज तत्वों पे संतुलन बना के रखने का काम एल्ब्यूमिन का होता है। और इसी को कहते हैं हम ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है बच्चा, जब सोडियम ज्यादा हो जाता है तो आपका पसीना ज्यादा आता है, उस पसीने में सोडियम बाहर निकल जाता है, तो इसको हम ऑस्मो रेगुलेशन का नाम देते हैं। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन क्या करता है? ग्लोब्यूलिन प्रोटीन करता है एंटीबॉडीज फॉर्मेशन। ये एंटीबॉडीज को बनाता है। और एंटीबॉडीज क्या करती हैं? एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में इम्यूनिटी देने का काम करती हैं। इम्यूनिटी का मतलब होता है रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। एंटीबॉडीज कैसे बनती हैं? एंटीबॉडीज प्रोटीन से बनी हुई स्ट्रक्चर होती हैं। जैसे एंटीबॉडीज एक टाइप की सेल्स ही मान लो आप, बाहर से कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस आया तो एंटीबॉडीज क्या करती हैं? उस वायरस, उस बैक्टीरिया को मार गिराने का काम करती है। और अगर उस बैक्टीरिया वायरस को नहीं मारा होता तो वो बैक्टीरिया वायरस हमें इन्फेक्शन कर देता, हमें संक्रमित कर देता और कुछ ना कुछ बीमारी कर देता। तो बीमारी से बचाने का काम किसने किया? एंटीबॉडी ने। इसीलिए बच्चा हम क्या कर रहे थे, हमारे प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होती हैं और यही एंटीबॉडीज बाहर से आए हुए जीवाणु, विषाणु यानी बैक्टीरिया, वायरस को मार गिराती हैं। ये हमारे शरीर की सोल्जर्स हैं, सैनिक हैं ये। जैसे कोई सैनिक सीमा पे आता है तो उसको मार गिरा देता है, यानी कोई दूसरा वाला, कोई दूसरे देश का सैनिक आ गया है ना हमारे यहाँ कब्जा करने, तो हमारे सोल्जर्स बैठे हैं सीमा पे तो वो उसको घुसने नहीं देते। ठीक ऐसे ही हमारे बॉडी में सोल्जर्स कौन है? एंटीबॉडीज हैं।
ये फाइट करती है, लड़ाई करती है, किससे? इन्फेक्शन से। इन्फेक्शन क्या? कुछ भी बाहर से आई हमारे बॉडी में चीज जो हमें बीमारी करने आई, दैट इज इन्फेक्शन, वो संक्रमण है। तो संक्रमण को मार गिराती है कौन? एंटीबॉडीज। इसीलिए बच्चा हम क्या कर रहे थे, जब हमें कोरोना हुआ था तो हम लोगों से प्लाज्मा मांग रहे थे कि अपना प्लाज्मा दे दो। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो मुझे कोरोना हुआ, मेरा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है और कोरोना वायरस के आते ही मेरे बॉडी में एंटीबॉडीज बन गई बहुत अच्छे से, मेरे प्लाज्मा में एंटीबॉडीज बन गई और इन एंटीबॉडीज ने कोरोना वायरस पे अटैक किया, उससे लड़ाई की और उसको मार गिरा दिया। तो कोरोना ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। अब मैं चाहती हूं कोई दूसरा इंसान है, बूढ़ा बुजुर्ग लोग है, उसका इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया, उसके बॉडी में एंटीबॉडीज ठीक से नहीं बनी, तो अगर मेरा ब्लड ग्रुप उसके ब्लड ग्रुप से मैच कर रहा है ना, ब्लड ग्रुप जरूर मैच करते हैं प्लाज्मा देते समय, अगर मैं चाहूंगी कि उसकी जान बच जाए तो मैं क्या करूंगी? अपना प्लाज्मा उसको दे दूंगी। यानी मैंने अपना प्लाज्मा डोनेट कर दिया प्लाज्मा बैंक में जाके, और मेरा प्लाज्मा के अंदर जो एंटीबॉडीज थी, अब वो प्लाज्मा उस फलाने इंसान को चढ़ गया क्योंकि हमारा ब्लड ग्रुप सेम था, यानी मैच कर रहा था, तो हमने फिर उसको दे दी, तो उसके बॉडी में भी ये एंटीबॉडी चली गई और इन एंटीबॉडीज ने उस कोरोना वायरस को मार दिया जो उस इंसान के बॉडी में था। इसीलिए लोग, जब कोरोना वायरस तबाही मचा रहा था, तो लोग कह रहे थे नीड ए प्लाज्मा डोनर, नीड ए पॉजिटिव प्लाज्मा डोनर। ए पॉजिटिव का मतलब जिसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है उसका प्लाज्मा चाहिए। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई मेरी? तो याद रखिएगा कि प्लाज्मा के अंदर क्या क्या काम होता है। अगर प्लाज्मा के फंक्शंस पूछ ले तो प्लाज्मा ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा के पास ब्लड क्लोटिंग वाले प्रोटीन्स हैं, और ये जो है ना फाइब्रिनोजन ये मेन प्रोटीन है, इट इज द मेन प्रोटीन फॉर ब्लड क्लोटिंग। इसके बिना ब्लड क्लोट नहीं हो सकता। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि ब्लड का क्लोट करवाने के लिए मेन प्रोटीन कौन सा होता है, तो याद रखिएगा फाइब्रिनोजन मेन प्रोटीन है जो ब्लड का क्लोट करवाता है। एल्ब्यूमिन ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है। ग्लोब्यूलिन एंटीबॉडीज को बनाता है, और ये एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में इम्यूनिटी जनरेट करती हैं। इम्यूनिटी का मतलब होता है रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। तो ये प्लाज्मा था। प्लाज्मा क्या होता है, कितने परसेंट में होता है, प्लाज्मा में कितना परसेंट पानी होता है, प्लाज्मा का कलर कैसा होता है, किस पिगमेंट की वजह से होता है, प्लाज्मा में कौन कौन सी प्रोटीन होती है, उनका फंक्शन क्या होता है, इतनी बात आपको याद रखनी है। अब आप में से एक सतीश कुमार है जो पूछ रहे हैं मैम प्लाज्मा कहाँ बनता है। भैया थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया कि खून कहाँ बनता है, बोन मैरो में। तो खून के अंदर ही तो क्या है, प्लाज्मा, तो वो भी कहाँ बनेगा, बोन मैरो में। अब ये तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया यार आपका। मैंने पहले ही कह दिया कि भाई खून, आप लोग सुनते ही नहीं हो, पता है आप लोगों की कमी यही है। खून जहां बनेगा तो खून के अंदर जितनी भी सारी चीजें वो सब कहाँ बनेंगी, वो वहीं बनेंगी। तो खून कहाँ बनता है बताओ, खून बोन मैरो में बनता है। तो प्लाज्मा कहाँ बनेगा, प्लाज्मा किसके अंदर है, बोन, खून के अंदर है। तो प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, सब कुछ कहाँ बनता है, बोन मैरो में बनता है। तो प्लाज्मा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बात आती है हमारे ब्लड में 3 टाइप की सेल्स होती हैं। 3 टाइप की सेल्स में से पहली सेल है रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कैप्सूल्स, लाल रक्त कोशिका या लाल रक्त कणिका। ये ब्लड सेल्स है, क्योंकि ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। टिश्यू है तो भैया आप समझ गए, ठीक है, कि उसमें सेल्स होंगी। अब ये आरबीसी पढ़ेंगे हम कल की क्लास में। टुडे इज थर्सडे, कल क्लास और होगी फ्राइडे को, फिर सैटरडे संडे आपकी क्लास नहीं होगी। मंडे से फ्राइडे ही पढ़ाएंगे बस। हाँ जी मैम, हीमोग्लोबिन को ही ब्लड कहते हैं। हाँ भाई, हीमोग्लोबिन ही ब्लड है। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन जो काम करता है ना, वही ब्लड का काम है। क्या? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। आगे पढ़ाएंगे हम आपको। सिर्फ हीमोग्लोबिन ही, आरबीसी का मतलब भी खून है। हीमोग्लोबिन को ही ब्लड कहते हैं। ब्लड का मेन काम क्या? अगर मैं आपसे पूछ लूं कि खून निकाल दूं आपके शरीर से तो क्या हो जाएगा, आप मर जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन बिगड़ जाएगा, और ऑक्सीजन को कौन कैरी करता है, हीमोग्लोबिन करता है। इसलिए ब्लड मतलब खून, ओ हीमोग्लोबिन। हाँ, पीएच वैल्यू को भी देखो बच्चा, आपसे एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि मैम प्लाज्मा क्या पीएच वैल्यू को मेंटेन करता है? बिल्कुल करता है। क्यों? देखो मैंने कहा ब्लड का पीएच वैल्यू 7.4 होता है, ना कम ना ज्यादा। अब इसमें आयंस ज्यादा आ गए, आयंस क्या आ गए, ज्यादा आ गए। तो अगर H+ आयंस ज्यादा आ गए तो भाई एसिडिक मीडियम बढ़ गया। ब्लड किस नेचर का हो गया, अम्लीय प्रकृति का हो गया। एसिड में कैसे होते हैं, H+ आयंस होते हैं।
अगर OH नेगेटिव बढ़ गया तो मतलब आपका खून बेसिक नेचर में हो गया। और थोड़ी देर पहले अभी तो पढ़ा के निकली हूं कि प्लाज्मा का एक काम क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन, लिखा तो है आयन बैलेंसिंग का। तो आयंस बैलेंस कर रहा है प्लाज्मा, इसीलिए आपके ब्लड का पीएच वैल्यू बैलेंस्ड है। अगर प्लाज्मा आयंस बैलेंसिंग नहीं करता तो ये H+ ज्यादा हो गए तो खून एसिडिक नेचर का हो गया, और ये OH नेगेटिव हो गया तो बेसिक नेचर का हो गया। तो जब ऑस्मो रेगुलेशन लिख दिया तो उसमें ऑलरेडी आयन बैलेंसिंग आ गया। तो प्लाज्मा, यस बिल्कुल सही बात है, प्लाज्मा हमारे ब्लड के पीएच वैल्यू को मेंटेन करने का काम करता है, एकदम करेक्ट बात है। मैम आपसे केमिस्ट्री पढ़नी है, प्लीज आप केमिस्ट्री पढ़ाइए। नहीं राजेंद्र जी, मैं सिर्फ आप जब बैच अनाउंस हुआ था तब भी मैंने बताया था कि मैं सिर्फ बायोलॉजी पढ़ाऊंगी, बिकॉज मेरे पास अभी थोड़ी टाइम की शॉर्टेज है, अदरवाइज मैं केमिस्ट्री पढ़ा सकती, कोई बड़ी बात नहीं है। पढ़ाया भी है, पिछले 7 साल से मैं जब से बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ, जब से केमिस्ट्री भी पढ़ा रही हूँ, ठीक है, लेकिन अभी नहीं पढ़ा पाऊंगी बिकॉज मेरे पास एक ही सब्जेक्ट पढ़ाने का टाइम है, लेकिन आगे कोई बैच आएगा तो उसमें हम पढ़ाएंगे, अभी नहीं। ओके, तो दैट्स ऑल अबाउट ह्यूमन ब्लड। कल बात करेंगे आगे की, कल क्लास और होगी, फिर आप पूरे वीक में सैटरडे संडे में जो भी आपको पढ़ाया उसका रिवीजन कर सकते हो आप अच्छे से। माइक आज तो काम चला दिया माइक ने ना। 1 नंबर और 2 नंबर वीडियो नहीं चलती है, मैंने बोल दिया है टेक्निकल टीम को, प्लीज टेक्निकल टीम देख लो कि ऐसा क्या हो गया है। 1 नंबर